हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस प्ले के बारे में, जो कि जॉन गल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। जस्टिस इज अ फेमस प्ले। यह एक बहुत ही प्रचलित प्ले है जो कि ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट, जो अंग्रेजी नाटककार जॉन गल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है। इट वॉज परफॉर्म्ड इन 1910। ये 1910 में परफॉर्म किया गया था इसको, और उसी के अराउंड इसको लिखा भी गया था। इन द प्ले The playwright and novelist has tried to represent the condition of Britain। यानी जो नाटककार और उपन्यासकार रहे थे जॉन गल्सवर्दी, उन्होंने उस टाइम के जो सिचुएशन पे जो परिस्थिति रही होगी ब्रिटेन में या इंग्लैंड में कह लीजिए, उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। इट पोर्ट्रेज द सिस्टम ऑफ जस्टिस। वो न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। ऑफ इंग्लिश प्रिजन्स, जो इंग्लैंड की जो जेलें थी, जो कैद खाने थे, वहाँ कैसे थे, क्या न्याय व्यवस्था थी वहाँ की, उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। द प्ले वॉज अटेंडेड बाय विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो कि काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन रहे थे उस टाइम पे, एक स्टेट्समैन थे, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने भी इस प्ले को देखा था, अटेंड करा था बहुत ही शुरुआती दौर में। इट वॉज अ पार्ट ऑफ कैंपेन। ये एक अभियान का हिस्सा था, एक कैंपेन था पोएट का खुद का, एक जो है उनका, वो चाहते थे कि देयर मस्ट बी एन इम्प्रूवमेंट, एक सुधार होनी चाहिए ऐसी व्यवस्था में, है ना, लिखा हुआ कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ कैंपेन टू इम्प्रूव दिस सिस्टम। इस सिस्टम को सुधारने का एक प्रयास था उनका, जो कि उन्होंने यह प्ले लिखा था। द प्ले ओपन्स विथ एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ यंग वुमन। यानी जो प्ले की शुरुआत होती है एक यंग वुमन की इंट्रोडक्शन से, परिचय से होती है। सी इज़ विथ हर किड्स, वो अपने बच्चों के साथ है। एंड आस्क्स टू सी द जूनियर क्लर्क ऑफ द ऑफिस। वो ऑफिस के जूनियर क्लर्क विलियम फाल्डर से मिलना चाहती है। इट इज़ डिस्कवर्ड दैट हर नेम इज़ रुथ हनीवेल। उसका नाम जो है रुथ हनीवेल है। फाल्डर लव्स हर, फाल्डर उसे बहुत ही चाहता है। एंड ही वॉन्ट्स टू इलोप विथ हर, और उसके साथ वो भागना चाहता है, इलोप करना चाहता है। ही इज़ डूइंग सो, और वैसे इसलिए कर रहा है, इन ऑर्डर टू सेव हर, क्योंकि वो उसे बचाना चाहता है फ्रॉम हर ड्रंकर्ड हस्बैंड। उसका जो पियक्कड़ पति है, शराबी पति है, उससे उसे बचाना चाहता है। ही काउजेज एक्सट्रीम क्रूअल्टी, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूरता से पेश आता है। एंड सो, और इस तरह से, इतनी क्रूरता से कि सी में डाई एट हिज हैंड्स, कि वो उसके हाथों मर सकती है किसी दिन, इतना ज़्यादा वो क्रूरता से पेश आता है इसके साथ। द सीनियर क्लर्क रॉबर्ट कॉक्शन फाइंड्स दैट, जो सीनियर क्लर्क होता है उसका, वो एक जूनियर क्लर्क था, और उसका जो सीनियर क्लर्क था रॉबर्ट कॉक्सन, उसे लगता है या उसे पता चलता है फाल्डर हैज़ फॉर्ज्ड। फॉर्ज्ड मतलब होता है एक फॉर्जरी काम करना, यानी जो गलत काम करना। द चेक्स अमाउंट 9 to 90 पाउंड्स। मतलब फाल्डर ने क्या किया है, पैसे बचाने के लिए 9 पाउंड के चेक को 90 पाउंड बनाने का प्रयास किया है, ताकि वो ज़्यादा पैसे कुछ बचा सके उसमें से। कंसिडरिंग हिज सिचुएशन, उसकी परिस्थिति को जानते हुए, वो जानता है कि सिचुएशन में है ये। ही शोज सम सिंपैथी, वो थोड़ी सहानुभूति दिखाता है, दया दिखाता है। द जूनियर पार्टनर वॉल्टर हाउ अग्रीज एट दिस। जो जूनियर पार्टनर था उस ऑफिस का, यानी बाप बेटे का था, एक था वाल्टर हाउ और एक था जेम्स हाउ। जेम्स हाउ पिता था और जो वाल्टर हाउ था उसका बेटा था। तो छोटा यानी उसका बेटा तो अग्री कर जाता है इस चीज़ से, बट द सीनियर पार्टनर जेम्स हाउ, उसका पिता या जेम्स हाउ जो सीनियर पार्टनर था, वो इस चीज़ से अग्री नहीं करता। एंड ही डिसाइड्स टू सेंड हिम जेल, और वो ये तय करता है कि उसे फाल्डर को जेल भेजना है इस क्राइम के लिए। उसने अपराध किया है, वो मानता है कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। इन द सेकेंड एक्ट, और दूसरे एक्ट में, एट द ट्रायल ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ट्रायल में, हेक्टर फ्रॉम जो कि इसकी तरफ से वकालत कर रहा है, यानी फाल्डर की तरफ से, ट्राइज टू डिफेंड हिम, वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब स्वाभाविक है, उसकी तरफ से केस लड़ रहा है तो प्रयास तो करेगा ही। वो कहता है कि देखिए, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यदि आपने इसे जेल दे दी तो रुथ हनीवेल भी अकेली पड़ जाएगी, और उसके पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि सड़कों पर भटकती रहे दर दर, और वो अपनी बॉडी को वेश्याओं की तरफ बेचे। बट द जूरी इज़ नॉट कन्विंस्ड, लेकिन इस चीज़ से, इस बात से जो भी हेक्टर फ्रॉम कहता है उसे कन्विंस्ड नहीं होता जूरी मतलब जो जज का जो ग्रुप होता है। एंड दे डिक्लेयर 3 years जेल,
और वो कहते हैं कि 3 साल की कैद होगी विलियम फॉलर को। कॉक्सन वांट्स रुथ टू सी हिम इन द जेल। कॉक्सन चाहता है कि कम से कम रुथ को ये हक मिले कि वो जेल में आकर उससे मिल सके, ताकि उसे एक उम्मीद सी हो। बट दे डोंट अलाउ, लेकिन वो उसे अलाउ नहीं करते। मतलब एक तरह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई थी उसे, अकेले रहने की सज़ा। सी टेल्स कॉक्सन दैट सी हैज़ लेफ्ट हर हस्बैंड। वो कॉक्सन को यह भी बताती है कि उसने अपने पति को छोड़ दिया है। हर लाइफ इज़ बीइंग डिफ़िकल्ट, उसकी जीवन काफ़ी मुश्किल होती जा रही है। सी हैज़ टू सर्वाइव विथ हर चिल्ड्रन, क्योंकि उसे बच्चों के साथ रहना है, उसके साथ सर्वाइव करनी है। सी अलॉन्ग विथ हर चिल्ड्रन ट्राइज हर बेस्ट टू गेट हिम बैक। मतलब उसे वापस लाने की बहुत ही कोशिश करती है वो, किसी तरह मैनेज करके। सी कंसल्ट्स विद द पार्टनर्स टू गिव हिम अ चांस। और वो पार्टनर से भी बात करते हैं, जो जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ हैं, उनसे कहते हैं कि आप उन्हें एक मौका तो दीजिए एटलीस्ट। दे एग्री टू डू सो। खास करके जो पिता था वो एग्री तो कर जाता है इस चीज़ से, जेम्स हाउ। बट दे पुट अ कंडीशन दैट, वे एक शर्त रखते हैं, ही विल हैव टू गिव अप हर टोटली, कि उसे उसका साथ छोड़ देना होगा। वो उसका साथ नहीं देगा तभी वो उसे वापस नौकरी पर रख सकते हैं। फाल्डर इज रिलीज्ड, फाल्डर को छोड़ दिया जाता है, बट ऑन कंडीशंस, लेकिन कुछ शर्तों पर, जिसको परोल मिलना कहते हैं, बेल मिलना कहते हैं। मतलब उसे जाकर हाजिरी लगानी होगी समय समय पर। व्हेन ही कम्स आउट ऑफ द प्रिजन, जब वो जेल से बाहर आता है, ही थिंक्स दैट, उसे लगता है, सी हैज सोल्ड हर सेल्फ इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कि रुथ हनीविल ने सर्वाइवल के लिए अपने बॉडी को बेचा है, यानी वेश्यावृत्ति को अपनाया है। ही गेट्स कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड, और वो यह एहसास करते हुए काफ़ी दुखी हो जाता है। अ पुलिसमैन कम्स फॉर द अरेस्ट, और फिर एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है उसको अरेस्ट करने के लिए। बिकॉज ही हैज़ नॉट रिपोर्टेड टू द ऑथोरिटीज़ ऑन टाइम, क्योंकि उसने समय पर जो उसे रिपोर्ट करना था वो नहीं किया है। ही थिंक्स दैट इट्स ऑल अबाउट हिज फेट, कि उसकी किस्मत ही अच्छी नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि उसका किस्मत ही खराब है, वो उसे जीने का हक दे ही नहीं रहा है। ही थ्रोज हिमसेल्फ आउट ऑफ अ विंडो, और बेचारा आवेग में आकर एक खिड़की से बाहर कूद जाता है। सीढ़ी के पास जो खिड़की होती है, यानी ऊपर के मंजिले से वो अपने आप को जंप करा लेता है, कूद जाता है। ही फॉल्स टू डेथ लिविंग एवरीवन बिहाइंड, सब कुछ को पीछे छोड़ते हुए वो मर जाता है। द प्ले एंड्स विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द सीनियर क्लर्क। सीनियर क्लर्क जो रॉबर्ट कॉक्सन, जिसने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, वो कुछ वर्ड्स कहते हुए इस प्ले को एक अंतिम रूप देते हैं। वे कहते हैं, नो वन विल टच हिम नाउ, अब उसे कोई नहीं छुएगा। ही इज सेफ विद द जेंटल जीजस, वो जीजस के साथ सेफ है, सुरक्षित है। दस द प्ले एंड्स विदाउट एनी जस्टिस, ये बिना किसी न्याय के ही नाटक खत्म हो जाता है। द प्ले हैज़ 4 एक्ट्स, 4 एक्ट्स हैं इसमें। एज अ जूनियर क्लर्क विलियम फाल्डर इज लव्ड बाय हिज सीनियर क्लर्क। जूनियर क्लर्क के तौर पर वो अपने सीनियर क्लर्क के द्वारा, रॉबर्ट कॉक्सन के द्वारा, काफ़ी उसे प्रेम मिलता है। रुथ हनीविल हैज़ नो ऑप्शन, रुथ हनीविल के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। एंड सी हैज़ टू सर्वाइव लाइक दिस, और उसे ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ता है। द प्ले शोज द ब्रूटल सिस्टम ऑफ जस्टिस, यह न्याय की क्रूर व्यवस्था को दिखलाती है। द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले आर, इसकी जो मेजर थीम्स हैं जिन्हें आप डिस्कस कर सकते हैं वो हैं द इनह्यूमन सिस्टम ऑफ जस्टिस, न्याय की जो अमानवीय व्यवस्था है उसे उन्होंने मेन तौर पर एक थीम रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जॉन गल्सवर्दी जो थे, नेवर बिलीव्ड इन द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उनका मानना था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है बहुत ही क्रूअल पनिशमेंट है, ऐसा पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट द प्ले जस्टिस। आई होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।